नमस्कार साथियों। राम मंदिर के उद्घाटन में केवल 2 दिनों का वक्त है। राम मंदिर के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के भीतर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी की चल रही है। राहुल गांधी पूरब से पश्चिम अब हिंदुस्तान को मथने और भ्रमण करने निकल पड़े हैं। एक तरफ पीएम मोदी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, जहां नगरी नगरी द्वारे द्वारे दक्षिण से लेकर के उत्तर तक कोई भी ऐसा मंदिर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई ऐसा धार्मिक स्थलों को नहीं छोड़ रहे जहां से राजनीतिक संदेश न पहुंचाया जाए। लेकिन राजनीति का संदेश पहुंचाने के मामले में एक तरफ राहुल गांधी की पूर्वोत्तर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके सहारे, और दूसरी ओर पीएम मोदी की मंदिर यात्रा भारत के भीतर। इन सबों के बीच पटना के भीतर, बिहार के पटना में जो खबरें एक चलती है राजनीति उठा पटक की, सामान्य विधायक दल की बैठकों को लेकर के, विधानसभा के चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे, विधानसभा चुनाव के कार्यकाल को लेकर के, राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर के, उस मामले को लेकर के जो एक गठबंधन के भीतर जो विचार विमर्श होता है, उस सारी बातों को लेकर के जो एक खबरें फैलते हैं, जो क्यास लगाए जाते हैं, उन सबों के बीच जो दरअसल राजनीति के भीतर एक डर होता है, जिसके भीतर सत्ता छूटने से ज्यादा इस बात की डर होती है कि अगर सत्ता छूटेगी तो ईडी उस दरवाजे पे भी पहुंच सकते हैं जिस दरवाजे के तरफ ईडी ने आजकल झांकना तक बंद कर दिया। समन देने का पूरा दौर चल चुका। क्या रोहित पवार, क्या लालू परिवार, क्या तेजस्वी यादव, क्या दूसरे राजनीतिक दल, हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन जिनको छोड़ा जा रहा है, बख्शा जा रहा है, क्या चुनाव के बाद उन्हें भी बख्शा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के जरिए चुनाव कैसे लड़े जाएंगे, ये सवाल इस दौर में इतना महत्वपूर्ण हो गया कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों जहां पर आमने सामने टकराते दिखते थे, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जब अकेले लड़ रही थी तब की परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेदार थी, जबकि अब वर्तमान की परिस्थितियां बिल्कुल एक नई दिशा में है, एक नई परिस्थिति में। अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी केवल लड़ाई नहीं लड़ रही है, अब इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस लड़ाई लड़ रही है। उसके भीतर कांग्रेस ही नहीं, करीब करीब 2 दर्जनों से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं। और इंडिया गठबंधन के, इंडिया अलायंस के भीतर केवल कांग्रेस पार्टी अपने बूते चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, 303 सांसदों वाली वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, जिसके भीतर लोकसभा में अकेले ही बहुमत प्राप्त है, अगर वो अकेले चुनाव लड़ने की साहस नहीं जुटा पा रहे तो विपक्षी गठबंधन भला अगर गठबंधन कर रहे हैं तो फिर कौन सा आफत आ गई? दरअसल गठबंधन नई बात नहीं है, नई बात वो राजनीति है जिस राजनीति को चलाने और सफलतापूर्वक चलाने के लिए माहिर जाने वाले बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीति निर्माण की, गठबंधन के डिसीजन मेकिंग के पूरे स्ट्रेटेजी के हिस्सा है, जिस प्रक्रिया ने अंततः भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की होश उड़ा रखी है। आखिर राहुल गांधी जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा के पीछे कौन सा तत्व है, कौन सा फैक्ट है, कौन सा जिम्मेदार है? बल्कि उस सेक्रेटरी के कम्युनिटी पोस्ट है। राहुल गांधी कितने SC ST है, कितने OBC है। राहुल गांधी गारंटियों की भी बात करते हैं, राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार रोजगार देने का काम करते हैं। बिहार के भीतर उत्तर प्रदेश और दूसरे भाजपा शासित राज्यों के भीतर सरकारी नौकरियां पा रहे बिहार में आके, वही उत्तर प्रदेश के भीतर, लखनऊ के भीतर कड़ाके की ठंड में नौजवान डंडे खाते हैं, यानी पटना में नौकरियां बट रही है तो लखनऊ के भीतर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये सब कुछ देखा देश ने। लेकिन इस दौर में एक तरफ रोजगार, एक तरफ दूसरे 2-2 लाख रुपए गरीब परिवार को देने की एक यूनिक स्कीम, और इन सब के सहारे राजनीति को हिंदुत्व बनाम जाति जनगणना के खास सेंसस के मुद्दे पे एक ऐसी लाने की कवायद जिसमें चुनावी हिंदुत्व की पूरी मतलब बिखरने की संभावना बनता दिख रहा है। अगर इन संभावनाओं के सहारे अगर अगले 2-3 महीने को देखें तो कौन सा रुख राजनीति में इस हिंदुस्तान का रुख अख्तियार करेगी, इस बात के लिए पक्के तौर पे कुछ भले ही ना कह सके, लेकिन उस बात के लिए भले ही कुछ कहा जा सकता है कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा का केवल इस दौरान ही मुद्दा ये दिखेगा। उसके बाद तो लोकतंत्र का पर्व होगा, गणतंत्र दिवस के साथ साथ पूरी की पूरी परेड होगी। इस सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लोकतंत्र की परेड जब इस भारत देश में ईडी के सहारे कराने की कवायद हो, तो उसके भीतर इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से सामाजिक ताने बाने को राजनीति का एक ऐसा मुद्दा बना लिया, इस तरीके से जिस प्रकार से ना तो हिंदुत्व उसके भीतर दिखता है, ना ही चुनावी हिंदुत्व दिखता है, ना तो सांप्रदायिकता की रंग उसमें दिखती है, और ना ही राजनीति का वो ध्रुव चेहरा दिखता है जिस ध्रुव चेहरे ने हिंदुस्तान की राजनीति को
को पिछले करीब 3.5 दशकों के भीतर मंदिर और मस्जिद के आसपास लाकर खड़ा कर दिया। जी, एक ऐसे दौर में लाकर के खड़ा कर दिया जिस दौर में आपसी समझदारी और लोगों के बीच विचार विमर्श का स्तर भी धार्मिक से आगे बढ़कर सांप्रदायिक हो गया। व्यक्तिगत जीवन में धर्म का हस्तक्षेप लोगों के भले जीवन में उतना नहीं है, लेकिन सियासी जीवन ने जब व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करना शुरू किया, स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ जब सांप्रदायिकता का चूल्हा जलाया जाएगा तो दूसरी ओर जातीय जनगणना कास्ट सेंसस की अंगीठी भी जलेगी, तीसरी ओर रोजगार की बातें होगी, गरीबी की होगी, मुफलिसी की होगी, और चौथी तरफ 2-2 लाख रुपए गरीब परिवार को देने और स्वरोजगार को, लघु उद्यम को स्थापित करने की पूरी कवायदे भी चलेगी। लेकिन सबों के बीच यूरिया का बोरी का साइज घटने लगा, इस दौरान डीएपी का बोरी का प्राइस बढ़ने लगा। इन सबों के बीच राजनीति मौजूदा समय में किसानों को एमएसपी गारंटी दे पाने की स्थिति में नाकाम हो जाएगा। राजनीति मौजूदा समय में इस भारत देश की सेना के भीतर 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों को अग्निवीर के नाम से बहाल करने की दिशा में अगर आगे बढ़ने लगे, राजनीति इस दौर में 16 साल तक के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन लेने के ऊपर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले के ऊपर अगर मजबूर हो जाए, तो फिर सवाल उठता है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जब इतना सड़ा हुआ है, एक ऐसी व्यवस्था में धकेलता हुआ दिख रहा हो, तो भला नौजवान कोचिंग ना ले तो फिर जाए कहां? और अगर कोचिंग को इस दौर में एक खतरनाक प्रवृत्ति निश्चित तौर पे माना तो जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने जिस पैरामीटर पे उसको खतरनाक माना, वो पैरामीटर निश्चित तौर पे लोगों के गले से ही नहीं उतर रहा है। बीमारी कहीं और, इलाज कहीं और, डॉक्टर कहीं और, अस्पताल कहीं और, कंपाउंडर कहीं और, मरीज कहीं और। राजनीति इसी प्रकार से चल रही है। अगर राजनीति इसी प्रकार से चलती है तो फिर राहुल गांधी और बिहार के नीतीश कुमार की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग और उस एजेंडे के भीतर आम आदमी की भी है। गरीब सवर्ण भी आते हैं, पिछड़ा वर्ग भी आते हैं, अति पिछड़ा दलित वर्ग भी शामिल होते हैं, तो आदिवासी वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं, और वो सारे लोग होते हैं जिसमें किसान, नौजवान, इन सबों के साथ साथ वर्तमान सत्ता व्यवस्था और चुनावी हिंदुत्व के दायरे से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा मुसलमान भी। यानी ये कहे कि नौजवान, किसान, मुसलमान की ये राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति के भीतर एक सुखद हवा के झोंके के तरह, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को किनारे कर सियासत को, राजनीति को अपने इशारे पे चलाने की जो कवायद है, उस कवायद में हिंदुस्तान को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया है जिस मोड़ पे मंदिर खोलने की कवायद जी भारतीय जनता पार्टी करती है, तो फिर मधुशाला बंद करने की कवायद जो है बिहार के नीतीश कुमार करने लगते हैं। हरिवंश राय बच्चन कभी लिखते हैं कि मंदिर मस्जिद भेद कराते, मेल कराते मधुशाला, लेकिन मधुशाला को भी मेल कराने लायक नीतीश कुमार बिहार के रहने नहीं दिया, तो मेल कराएगा कौन? मेल कराने की जिम्मेदारी इस देश की आर्थिक सामाजिक तरक्की के दौर में पिछड़ रहे लोग, एक ऐसी आर्थिक तरक्की, सामाजिक तरक्की जिसमें सत्ता के आड़ में अडानी अंबानी की तरक्की आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन हिंदुस्तान की आम जनमानस की हालत आपको काफी गंभीर दिखाई देगा जब उस राजनीति के सबसे निचले पायदान पे खड़ा वो तबका जिसको कांसीराम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दौर में सामाजिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ाने की कवायद शुरू की, तो राजनीति का पहिया वहीं पे पंचर होता दिखा जहां पे राजनीति का, हिंदुत्व का सियासत सामने से दिखाई देता है। चुनावी हिंदुत्व की सहायता आज दलित विमर्श की कोई बात तक नहीं करता। जिस दौर में दलित विमर्श की बातचीत नहीं होती, उस दौर में यानी 11 बजे दिन में कल 20 जनवरी को यानी बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों की बैठकें बुलाती है। भूल जाइए आप इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी ने 1 लाख लोगों की बात 4 दिन कुछ दिन बात पहले की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी बनाने की बात भी कही थी। उस सारी बातों को मिटा दीजिए। कांग्रेस और जनता दल के से दूरी बनाने के बाद साल 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी भी बोले थे, क्या वो दूरी बना पाए? क्या आमने सामने से कोई भी अलायंस नहीं हुआ, कोई प्रत्यक्ष गठबंधन देखने को नहीं मिला? लेकिन गठबंधन हुआ और उस सारे गठबंधन का नाम दिया गया स्ट्रेटेजिकल अलायंस, रणनीतिकल गठबंधन। जनता दल भी लड़ रही थी, बीजेपी भी लड़ रही थी, कई सारे सीट पे दोनों लड़ रहे थे, लेकिन जब दोनों लड़ रहे थे तो उद्देश्य सामान्य था, दोनों के उद्देश्य समान होते थे, लक्ष्य समान होते थे। और जब लक्ष्य समान थे कि लक्ष्य उस दौर में कांग्रेस पार्टी को हराना था, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों का लक्ष्य था, वाम मोर्चे का भी लक्ष्य होता है। आज वही लक्ष्य, वही टारगेट मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी का है, क्योंकि उसको खींचते हुए जमा उनके
साथी के लिए 22% से उनके वोट परसेंट 12% पे आने पे उत्तर प्रदेश में केवल अखिलेश यादव जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार नहीं है, जयंत चौधरी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके लिए जिम्मेदार जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का वह चुनावी हिंदुत्व भी है, जिसके भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं, पीएम मोदी गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। दलितों को क्या मिलता है? सत्ता और निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया में दलितों को क्या मिलता है? प्रतीकात्मक ही तौर पे अगर समझे, इस भारत देश के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर जिनकी शासन सत्ता चलाने में सबको देश को पता है कि भूमिका काफी ज्यादा नहीं होती, राष्ट्रपति पद पे कभी दलित समाज से आने वाले नेता तो कभी आदिवासी समाज से आने वाले नेता को भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति में बहुसंख्यक समाज के भीतर कभी दलित तुष्टीकरण तो कभी आदिवासी तुष्टीकरण के नाम पर थोपने की एक ऐसी कवायद थी जिसमें न तो दलितों को कुछ मिल रहा न आदिवासियों को कुछ मिल रहा। राजनीति के भीतर जिनको कुछ भी मिला उनके भीतर कोई इसी दौर में पीएम मोदी सरकार के ही इस दौर में उसमें से कोई 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे की रफ्तार से कमा रहा है, तो कोई 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन की रफ्तार से कमाता है। लेकिन हिंदुस्तान के आम जनमानस जातियों, वर्गों, धर्म और सांप्रदायिकता के भीतर बढ़ते हैं, वो आम आदमी भला उसको मिलता क्या है? उसको देने की जो पूरी जो कवायद है, चाहे नौकरियां हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, गरीबों को 2 लाख रुपया हो, सिविल सेवा के अलावा बैंकिंग सर्विस, प्रोत्साहन काफी योजना, अखिलेश यादव की लैपटॉप योजना से, बिहार में साइकिल, नीतीश कुमार की साइकिल योजना से काफी आगे निकल चुकी है। और जातीय जनगणना के भी साथ अखिलेश यादव जयंत चौधरी में एक ऐलान भी हुआ कि गठबंधन होगा। चर्चाओं के मुताबिक जो बातें होती है कि उसमें कई सीटें मिलेंगी जयंत चौधरी को, लेकिन करीब 7 सीट, तो 7 सीट के अलावा जो 73 सीट होगी वो कांग्रेस, जनता दल और सपा के भीतर ही बटेगी। अगर आचार संहिता लगने तक बहुजन समाजवादी पार्टी साथ आ गई, प्रत्यक्ष गठबंधन के लिए साथ आ गई, तो उन्हें भी मिलेगा। अगर वो साथ मायावती नहीं भी आए उत्तर प्रदेश के भीतर, राजनीति अगर पर्दे के पीछे से की गई तो राजनीतिक गठबंधन के भीतर 80 सीटों के ऊपर सपा और भाजपा और इंडिया अलायंस और बसपा अगर टकराएंगे जरूर, लेकिन उस पूरी टकराहट की लाभ जो है 2014, 17, 19, 22 की तरह भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, बल्कि उस टकराहट से एक नई राजनीतिक राह दिखाई पड़ेगी उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन फिलहाल तो एक बनाम एक की है, उसमें सामाजिक विचार विमर्श सबसे आगे है, जाति जनगणना सबसे आगे है उस चर्चा में, दलित महादलित चर्चा में सबसे आगे, उसमें अति पिछड़ा वर्ग सबसे आगे होती है, उसमें रोहिणी कमीशन सबसे ज्यादा आगे होते हैं, उसके भीतर उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो राघवेंद्र सिंह कमीशन सबसे आगे होती है। उस चर्चा के भीतर आरक्षण के भीतर अगर कर्पूरी फॉर्मूला चाहे रोहिणी कमीशन या फिर राघवेंद्र सिंह कमीशन के बहाने उन तमाम कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार जो कुंडली मार करके बैठी हुई सरकार की जो है नींद उड़ाने के लिए, जब बिहार के नीतीश कुमार का चेहरा जब राहुल गांधी के साथ जुड़ता हो, मायावती का चेहरा कभी भी साथ जुड़ सकता हो, और कल की बैठक में जो जिलाध्यक्ष और स्थानीय पदाधिकारी जब फीडबैक देंगे आचार संहिता लगने के बाद एक नई रवायत कवायद के साथ इंडिया अलायंस अगर साथ दिखाई दे, तो फिर इस बात को मत भूलिए कि लालू यादव को, राजद सुप्रीमो को गठबंधन का संयोजक बनाने के नीतीश कुमार को क्यों रखा गया, नीतीश कुमार की ओर से। इस बात को भी ना भूला जाए कि ममता बनर्जी के दरवाजे भी ईडी पहुंची और शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी को ईडी के सहारे तोड़ने की कवायद की गई, सफलतापूर्वक तोड़ने की कवायद हुई। लेकिन दोनों राजनेताओं की कम से कम ईडी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उनके जनाधार में वृद्धि करने का जिम्मा भी उनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहानुभूति लहर पैदा करने की कवायद कर करके ईडी ने खुद उठा लिया। जी हाँ, तो इस प्रकार के लहर को पैदा करने की जब कवायद ईडी खुद ही उठाती हो, राजनीति के भीतर विचार विमर्श के स्तर को तय करने की कवायद जब ईडी और सीबीआई खुद ही उठाती हो, तो उस दौर में नीतीश कुमार एक नाम व्यक्ति हो सकते हैं, राहुल गांधी एक निमित्त मात्र व्यक्ति हो सकते हैं, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, मायावती और ममता बनर्जी भी एक निमित्त मात्र व्यक्ति हो सकते हैं, हेमंत सोरेन भी एक निमित्त मात्र व्यक्ति हो सकते हैं। दरअसल मुद्दा प्रधान है, और वो मुद्दा आम आदमी, आम जनमानस की हालत का है। एक रिपोर्ट आती है कि इस भारत देश के भीतर आम आदमी की औसत रिपोर्ट भारत आई में काफी गिरावट आई है, बेरोजगारी, मुफलिसी का दर कितना आगे बढ़ गया, हिंदुस्तान की सरकार की रिपोर्ट ही बताती है। और इन सारे बातों के बीच राजनीति कितना बढ़ी,
राजनीति के भीतर धर्म का, सांप्रदायिकता का प्रवेश कितना बढ़ा है, ये इस देश का मिजाज ही बताता है। तो एक तरफ आम आदमी की जहालत होती है, गुर्बत में जीने के मजबूर इस भारत देश के कोई भी गरीब तबका, चाहे वो गरीब सवर्ण हो, गरीब दलित आदिवासी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो। दूसरी तरफ शोरशा की रफ्तार से बढ़ रहे इस देश के कॉर्पोरेट की बढ़ती हुई संपत्ति, जब इन दोनों के बीच आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं बिहार के नीतीश कुमार और राहुल गांधी जरूरी हो जाते हैं। इन सबों के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के और जयंत चौधरी और मायावती का प्रत्यक्ष भी जरूरी हो जाते। इसी राजनीतिक रणनीति के भीतर जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव और रोजगार का पिटारा खोलने का हुआ प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव के भीतर मौजूदा समय में आप देख सकते हैं कि राजनीति को मथने की और राजनीति को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने की पर्याप्त क्षमताएं मौजूद है। 5 साल हो गए रेलवे की वैकेंसी निकले हुए, रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई थी उसके बाद कितनी वैकेंसियां रेलवे में आई, रोजगार कहाँ गया कि भारत देश के भीतर जनसंख्या बढ़ी लेकिन रेलवे में नौकरियों की जरूरत ही कम हो गई क्या? डीओपी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह संसद के भीतर कहते करीब 10 लाख पद इस देश में खाली है जो भरे नहीं गए, केवल केंद्र सरकार के अंदर खाली है। 10 लाख लोगों के लिए वर्तमान समय में अगर एक बार वैकेंसी निकल जाए तो आप समझ सकते हैं 10 करोड़ लोग अप्लाई करने वाले होंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा में आप नजर दे सकते हैं, अलग अलग राज्यों के भीतर कितने लोग एक पद के लिए भरते हैं। उत्तर प्रदेश का जरा नजर देखिए, दूसरे राज्यों पर नजर दीजिए तो बेरोजगारी मुफलिसी कितने आगे है। उस बेरोजगारी के भी धर्म की अफीम कितना काम कर जाएगा, ये वर्तमान समय की राजनीतिक दानों को, सियासी दानों को बखूबी पता है। तभी मंदिर के साथ साथ दूसरे मुद्दों को 22 जनवरी के बाद लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाने की तैयारी की जा रही है। सवाल यही उठता है कि जिस प्रकार से बिहार के नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस को एक राज्य के दायरे से बाहर ला करके पूरे देश के सामने लाकर खड़ा किया, उस दौर में बिहार के नीतीश कुमार के बारे में अफवाह फैलाकर कि इस गठबंधन से उस गठबंधन पर चले जाएंगे, विधायक दल की बैठक किसी और मकसद से हो रही है, गठबंधन के भीतर कुछ अलग फैसले लेने के लिए हो रही है, तो इसके बारे में पत्रकार खेमा, मीडिया हाउस की विधायक दल के भीतर जो फैसले लिए जा रहे हैं उसे इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। तो क्या ये दुष्प्रचार के सहारे इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस टूट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही। जब गठबंधन की बुनियाद जनता तय करती है, कोई नेता नहीं, तो किसी नेता के बूते की बाहर की बात होती है, कोई गठबंधन के तोड़े। जी हाँ, लेकिन राजनीति है, इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है, देखते रहिए।